गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सभी को। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कल आपका बायो का एग्ज़ाम है। क्लास 11 के जो बच्चे लोग हैं उनका जो है कल बायो का एग्ज़ाम है आपका, ठीक ना। और याद रखो बच्चा कि बायो का जो एग्ज़ाम है वो आप मॉडल पेपर को ज़रूर देख करके जाएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर को जरूर देख करके आप जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑफलाइन क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं उसको भी देख करके अच्छे तरीके से जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे एक हम शेरो शायरी कर दे रहे हैं। ध्यान दोगे कि शोर मत कर अभी गमों की रात है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे। शायद ये कल हम वीडियो डाले थे, शायद 2 मिनट का। उसमें यही शायरी हम यहाँ पे जोड़े थे और अच्छे तरीके से कल रात में बैठ करके बच्चा हम पीपीटी बनाए हैं, ठीक है। तो आपके लिए ही शेर है मतलब आपको मोटिवेटेड करने के लिए हम भी मोटिवेटेड रहे, ठीक ना। तो शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। अब यहाँ पे बचा दिन नहीं, अब कुछ घंटों की बात है। अब क्या है, कुछ घंटों की बात है। बिल्कुल इसी के साथ हम यहाँ पे क्लास 11 का जो मॉडल सेट जो क्वेश्चन है बच्चा उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चा वो आपके सामने यहाँ पे है। वो पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि अंतरिक्ष यात्री में से किसका उपयोग पूरक भोजन के रूप में किया जाता है। ध्यान दोगे, पूरक भोजन के मतलब कि बस आदमी जिसे सप्लीमेंट्री फूड होता है ना, जस्ट सिर्फ जिंदा रहने के लिए कोई भी चीज को अगर खाता है ना उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री फूड। ये नहीं कि दाल चावल एकदम पूरा भर थरिया खाई रहे हैं और पूरा एकदम लात उड़ा करके सुतल है, वैसा वाला नहीं। जैसे सिंपली क्या है कि सप्लीमेंट्री फूड के मतलब क्या है कि बस उससे आदमी जिंदा रह सके, उसके अंदर जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो फैट है वो प्रॉपर मिलते रहे। तो यहाँ से आपको पता होगा कि पूरक भोजन यहाँ से जो प्राप्त हो रहा है वो किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है बोला गया है कि क्लाइमोडोमोनास और वोल्वोक्स, ठीक है, ये भी एक तरह का पौधा है। फिर दूसरा क्या है, पायरुलिना, और यहाँ पे क्या है, कोलेरेला, ये भी आपका पौधा है। फिर दूसरा बोला गया है आपका, अच्छा, स्पिरुलिना, और यहाँ पे क्या है, कोलेरेला। फिर क्या है, जीडीएम और ग्रोसलेरिया। याद रखोगे कि अगर इसमें अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े होगे तभी आप यहाँ पे टिक लगा सकते हो ना बच्चा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे 100% डी में टिक लगाने वाले हो। आपको याद सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए ना कि स्पिरुलिना की खेती की जाती है। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हो, तो इसका राइट आंसर आपका तो बी होगा। यहाँ पे ध्यान दोगे, ये दिख रहा है स्पिरुलिना क्या होता है कि हम लोग जो शैवाल होता है ना, जो शैवाल होता है बच्चा, उसी शैवाल को हम इस टैबलेट के फॉर्म में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे इतना बड़ा एरिया में पूरा यहाँ पे खेती किया जा रहा है शैवाल का, ठीक है। इस शैवाल को यहाँ से निकाल करके इस तरह से रख दिया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद क्या करते हैं, देखो इधर से छोटे 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 क्या है, कैप्सूल के फॉर्म में हम इसको बना कर रखते हैं। और जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जब हम चांद चंद्रमा इस सब पे जाते हैं, ठीक ना, तो वो क्या है कि स्पिरुलिना के जो टैबलेट होता है छोटी छोटी, ये अपने पैकेट में लेकर के जाएंगे, ठीक ना। ताकि इस क्या है कि इसमें शैवाल में जो है ना वो प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है क्या होती है, भरपूर होती है, ठीक है। जिसे एक बोला गया कि 1 ग्राम स्पिरुलिना के बराबर में क्या होता है कि अगर आप एक बड़ा सा फिश खा रहे हैं ना, एक बड़ा सा फिश जितना खा रहे हैं उसमें जितना प्रोटीन ना होकर के मात्र सिर्फ 1 ग्राम प्रोटीन में होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 ग्राम 35 ग्राम अगर आप गाजर खा रहे हो तो उसके बराबर, इसमें चाहिए, इसमें नहीं है ना। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान दोगे, स्पिरुलिना अभी का मार्केट में ना बहुत जबरदस्त है, इसका भी जो क्या है कि अच्छा खासा इसका व्यापारी लोग व्यापार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला गया है कि माइकोराइजा क्या है। जैसी माइकोराइजा आपके मन में आएगा तो सवाल और कवक कम से कम आना चाहिए माइंड में, ठीक है। और सवाल और कवक अगर नहीं आ रहा है तो कम से कम कवक और पाइनस आना चाहिए। बाद बाकी ये सब सॉरी सवाल बोले, कवक और पाइनस आना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी ये सब नहीं आना चाहिए। ध्यान दो, माइकोराइजा करता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा जीव देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या है, खुखली टाइप में देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये पौधा का जो जड़ है ना इसे ये प्राप्त कर रहा है। और दोनों के बीच में कैसा होता है, तो सहजीवी संबंध होता है बच्चा। कैसा संबंध होता है दोनों के बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, रिलेशन दोनों के बीच में होता है, ठीक ना। ये क्या होता है कि इसी के जड़ पर ये क्या होता है, ये आश्रित होता है। इसी के जड़ पे क्या होता है, ये आश्रित रहता है। तो दोनों में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बोला है कि किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो सवाल और कवक, सवाल और जो कवक है ना वो लाइकेन को दर्शाता है। किसको, लाइकेन को दर्शाता है, लेकिन लाइकेन यहाँ पे है नहीं। बोला कि अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा।
ठीक ना। सेवाल और पाइनस ये भी नहीं होगा बच्चा, याद रखोगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कवक और पाइनस, फंगी और पाइनस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है दोनों के बीच में, यही इसी से के बीच में होता है, फंगी और पाइनस। अगला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम, शायद हमको लगता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि जंतु जगत का जो सबसे बड़ा जो फाइलम होता है बच्चा, वो होता है ऑर्थोपोडा। क्या है आपका? ऑर्थोपोडा, जिसमें कीट वगैरह जितना भी ये सब कीट वगैरह देख रहे हैं, सब कीट वगैरह किसमें आते हैं? ऑर्थोपोडा वगैरह में आते हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो सेकेंड लार्ज मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो कौन सा है? मोलस्का है। सेकेंड क्या है? मोलस्का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए, ऑर्थोपोडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन गुण एक स्तनपायी, स्तनपायी का मतलब क्या है? मेमल्स, मतलब मेमल्स में क्या होते हैं? क्या इसमें स्तन ग्रंथि होते हैं, बाह्यकर्ण होते हैं, शरीर के बाल होते हैं? ध्यान दो, ये 2021 और 22 का सेट निकाल के देखो जो जैक बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया था, उसमें भी ये क्वेश्चन है। 2022 और 2023 उसमें भी सेट निकाल के देखो, उसमें भी ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो मेमल्स होते हैं उसमें स्तन भी होती है, बाय भी होती है, और क्या होती है? शरीर पे बाल भी होते हैं, और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यूमो न्यूमेटोफोर होता क्या है? न्यूमेटोफोर होता क्या है, इसको आप समझिए। न्यूमेटोफोर, यहाँ पे ध्यान दोगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा है, कोई भी क्या है, बड़ा सा एक पौधा है, इसके पौधे के बीच में देखोगे न्यूमेटोफोर के बारे में शायद हम कुछ और लगाया होंगे, देखते हैं, नहीं लगाया यहाँ पे ना। तो ध्यान दो, अगर न्यूमेटोफोर के बारे में सिर्फ इतना हम खाली पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बोला गया कि ये तने को रूपांतरित करता है। देखो इधर ये पौधा है, तो इसके बीच में जहाँ पे इसका जड़ टाइप में दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या तना टाइप में निकलते जा रहा है, तो तने को रूपांतरित करता है, बिल्कुल सही है। बोला कि ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है, बिल्कुल ये भी सही है। बाहर निकल कर क्या है कि दोनों ऑक्सीजन को ग्रहण करने में क्या करता है? ये मदद करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोला है कि वेनेशन शब्द से आप क्या समझते हैं? पहले समझो कि वेनेशन होता क्या है, वेनेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे इसको वेनेशन जो है वो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा है ना, पत्ता का अलग अलग टाइप में, जैसे यहाँ पे देखो लीफ का जो वेनेशन होता है, यहाँ पे डिकोट होता है, यहाँ पे क्या है? मोनोकोट होता है। मोनोकोट में इस तरह से पैरेलल और इस तरह से पौधे होते हैं, यहाँ पे क्या है? इस तरह के जो पौधे होते हैं ये डिकोट वाले पौधे होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे क्या है? देखो वेनेशन, अलग अलग जो पौधे का जो सिरा होता है उनके बीच ना अलग सिराओं के बीच में जो उसका जो ये रेखा जो होता है ना, ये वाला ये क्या होता है? अलग अलग इस तरह से होता है सब में। इसमें देखो अलग अलग छाप है, इसमें क्या है? अलग अलग छाप है, इसी को हम लोग वेनेशन बोलेंगे। तो बोला गया पत्तियों में जालीदार सिरा का विन्यास जो आपस में जुड़ी हुई सिराओं के जाल जैसा क्या होता है? पैटर्न होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं बच्चा। सिर्फ हमको वेनेशन के मतलब यहाँ पे हमको समझाना था। तो क्वेश्चन बोला गया कि तने पर पत्तियों की व्यवस्था, ऑप्शन पढ़िए आप, यहाँ पे बोला है कि तने पर पत्तियों की व्यवस्था। ठीक है, तो इसका क्या होगा? नहीं होगा कि पैटर्न ऑफ अरेंज लीफ इन स्टीम, ये नहीं होगा। बोला गया शाखाओं पर पत्तियों पे लगे रहने क्रम, ये भी नहीं होगा। अंडाशय में तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर, सिरा और सिराओं का विन्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित है, मतलब कौन इसमें से सही है वो बताना है। द्विलिंगी पौधा, जो बाइसेक्सुअल जो पौधे होते हैं, जो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होता है बच्चा, ठीक है, इसमें क्या है कि नर और मादा दोनों प्रेजेंट होते हैं। नर और मादा क्या है? दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या है कि वैसा फूल जिसमें पुंकेसर मतलब नर और अंडप मतलब मादा में से कोई एक ही जनांग होते हैं, ऐसा नहीं है। द्विलिंगी में नर और मादा दोनों होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। एक लिंग में क्या बोले कि वैसा फूल जिसमें दोनों जनांग नर और मादा मौजूद हो। याद रखो एक लिंगी में सिर्फ एक ही को नर रहेगा, मतलब एक ही को लिंग रहेगा, उसमें चाहे नर रहेगा चाहे मादा रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बोला गया कि जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? सी। चलिए 7 के बाद आता है हम लोग 8 में। बोला गया रंध्र, रंध्र जो एस्टोमेटा होता है वो क्या करता है? एस्टोमेटा है वो करता क्या है? आपको बस इतना पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे ओपन ऑटोमेटा एस्टोमेटा, यहाँ पे क्या है?
क्लोज एस्टोमेटा है, ठीक ना। यहाँ पे डायग्राम है, इस तरह का पता है, तो इसी के बीच में इस तरह का क्या है, क्लोज और ओपन एस्टोमेटा होता है, ठीक ना। अब ध्यान दोगे इसमें, बोला गया वाष्पोत्सर्जन का नियमन होना, मतलब रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज। याद रखोगे, जो एस्टोमेटा जो पौधों में होते हैं, मतलब जो रंध्र होता है, रंध्र का जो कार्य है वो वाष्पोत्सर्जन का भी होता है और गैस का विनिमय का भी कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कौन करता है। पादपों में जो संवहनी तंत्र, मतलब कि इसका वेस्कुलर जो सिस्टम है वो करता क्या है, इसको पहले समझो। वेस्कुलर सिस्टम सिंपली करता क्या है कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो सबको क्या करता है कि थ्रू द प्लांट सबको सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा सप्लाई होता है, तो आपको जाइलम और फ्लोएम के द्वारा सप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ये सब आपका नहीं होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए हैं, जैसे वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है ना, यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लिख दिए हैं। अगर ध्यान दो, कार्डियक मांसपेशी कोशिकाओं निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, शायद आप फिगर और ये देख करके आप सीधे सीधे आप, ये हमारा हार्ट का क्या है, फिगर है, हार्ट का क्या है, फिगर है। तो हमारा जो कार्डियक ना, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक ना, तो क्या हो, ये हृदय के होते हैं, किसका, हृदय का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन बोला है कि सिंगर निकोलस के द्वारा दिया गया वुड्स मोजाइक मॉडल जो है ये किससे संबंधित है। सूत्रधानी, मतलब कि वोक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है, ये किससे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन अगर पूछ दे और पूछ देगा कि राजधानी का जो खोज है, ठीक ना, यहाँ पे वोक्यूल्स का जो खोज है वो कौन किया था, बताइए बताइए जल्दी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, ये बताइए, ठीक है। कोशिका झिल्ली, देखो इसका सबसे पहले आंसर समझो। अगर यहाँ देखो निकोलस, सिंगर और निकोलस का ना क्लास 11 का एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है आपका कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है कि फ्लूइड मोजिक जो मॉडल है ये प्रपोज बाय किसके द्वारा किया था, सिंगर और निकोलसन के द्वारा किया गया था। तो ये किसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सेल मेम्ब्रेन। आप हमको बताओ इसका खोज कौन किया है, और इसका बताओ इसका खोज कौन किया है, ठीक है। ये शायद आपको पता होगा कि इसका खोज हुआ था आपका 1857 में। कौन किया था, तो कोई बेंडा नामक जो वैज्ञानिक थे वो किए थे, ठीक है, निकोलर बेंडा। अगर इसका खोज कभी पूछ देगा बच्चा तो इसका याद रखोगे, ये होता था 1841 में। और इसका खोज कौन किया था, तो एक खोज किया था ये डुरजार्डीन करके एक वैज्ञानिक थे, वो खोज किए थे, किसका, राजधानी का। अगला क्वेश्चन बोला गया इनमें से सम्मिलित सम्मिलित करना है हमको। जैसे ही लवक का नाम आया तो आपके माइंड में क्या आया होगा, जो प्लास्टिड है, लवक जो है आपका प्लास्टिड है, याद रखोगे ये संचित आपका यहाँ पे स्टोरेज मटेरियल से रिलेटेड है। दूसरा आपका बोला गया है इमाइलोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट, तो इमाइलोप्लास्ट क्या है बच्चा, आपको याद रखो ये क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगर यहाँ पे पूछा आपका इलायोप्लास्ट क्या है, तो इलायोप्लास्ट आपका क्या है, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड फैट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ल्यूरोप्लास्ट का हो जाएगा बच्चा, तो प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सम्मिलित करना था इसको, आप इस तरह सम्मिलित कर सकते हो। बोला गया कि पेप्टाइड बॉन्ड, ध्यान दीजिए, जब एमिनो अम्ल इस तरह से, जो एमिनो अम्ल के अगर इस तरह से जो रिएक्शन, इस तरह से चैन रिएक्शन जो होता है ना, इसी के बीच में ना पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, देखो एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, इस तरह से दिख रहा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, जैसे ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना ना, वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये किसमें होता है बच्चा, तो आपको सबको पता होगा ये किसमें होगा, प्रोटीन में होगा। क्या होगा, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही है, कौन सा कथन पूछा है, सही है पूछा है ना। अब इसमें पूछे गया, इसमें अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, तो बोला गया है कि रूबिस्को इस संपूर्ण जैव मंडल से सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा इसी में है क्या है कि डीएनए और आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। कोलेजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। एक बार चेक कर लोगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हम यहाँ पे रूबेस्को को फुल फॉर्म लिख दिए हैं कि राइबोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलाइज्ड
यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, RUBS रूबिस्को, देख लीजिएगा। ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आप अगर C3 C4 पढ़े होंगे तो RUBP यहाँ से आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि RUBP का फुल फॉर्म क्या है। जैसे मान लेंगे यहाँ पे OAA पूछ सकता है, ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझाना है। क्वेश्चन को हम इस तरह से बना करके लाए हैं। अब ध्यान दोगे क्वेश्चन क्या है, बोला गया काइजमा होता क्या है। जो काइजमा है, काइजमा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस है क्या, मियोसिस को हम लोग सिंपली बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन है। क्या है ये, अर्धसूत्री विभाजन है। अब पहले ये समझिए कि मियोसिस होता क्या है। जब हमारा युग्मज जब दो अलग अलग भागों में टूटता है, ठीक ना, हमको पता है कि टोटल नर का जो युग्मनज होता है वो 46 होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ही युग्मनज जो बनता है वो 23 गुणसूत्र होता है। तो बोला गया है कि एक प्रकार के विभाजन कोशिका को यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए क्या है, आवश्यक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, बोला है कि मियोसिस में निम्न चरणों का मतलब कौन सा ऐसा चरण है जिसमें होता है। तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं कि जो डिप्लोटीन होता है बच्चा, जैसे हमारे यहाँ पे जो गुणसूत्र इस तरह से अगर आप पढ़े होगे, इस तरह से अवस्था अगर पढ़े होगे, ठीक ना, तो इसका जो है फॉर्म होता है वो एक जैसा फॉर्म होता है। कैसे होता है, एक्स के जैसा में इसका फॉर्म होता है, किसका, डिप्लोटीन का होता है एक जैसा फॉर्म। जो जाइगोटीन होता है, इसको याद रखो कि जाइगोटीन वाला को इसको बोलते हैं इसको, रुको हम थोड़ा सा लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं साइनोनमल साइनो साइनोटोमल, इसको साइनोटोमल कपल बोलते हैं बच्चा, किसको, जाइगोटीन को। पैक्टिन को हम लोग क्या बोले, पैक्टिन को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और यहाँ पे जो डाइकाइनेसिस है बच्चा, ये याद रखोगे कि इसमें जो काइजमा का जाना, यहाँ पे जो काइजमा है उसका जो अंत हो जाता है, काइजमा क्या होता है, पूरा अंत यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि काइजमा का निर्माण मियोसिस चरण में किस चरण में होता है, तब आप क्या बताओगे आंसर, बताइए फटाफट। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है, 15 का ना, तो ऑप्शन ये तो ये लग रहा है डिप्लोटीने होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 15 का, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि कभी भी डीएनए आरएनए का जो होती है अवस्था वो एस अवस्था में होता है। यहाँ पे जीनोट होता है, ठीक ना, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा सेल डिवीजन से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, G2 है, और यहाँ पे क्या है, G1 है, ठीक ना। तो अगर आप एस, G2, G0 और G1 अवस्था को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि समझाते गुणसूत्र के जोड़ों से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है। समझाते गुणसूत्र के जो जोड़ है, ठीक ना, उसके जो बनी संरचना है वो किस नाम से जानी जाती है। तो याद रखोगे कि यहाँ पे इसको बोलते हैं वाई वैलेंट भी बोलते हैं और टेट्रा ये ट्राइड भी बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि मियोसिस, अभी जस्ट मियोसिस हम देखे थे, वहां पे बोला गया था कि मियोसिस क्या करता है, अर्धसूत्री क्या करता है, विभाजन करता है। तो हम इसमें 17 वाला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यह एक ह्यूमनज का निर्माण में मदद करता है, बिल्कुल सही है। अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, डी। अगला क्वेश्चन बोला है कि जल के विखंडन का संबंध, जल के विखंडन का जो संबंध है यह किससे है। यहाँ पे जो पीएस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो पीएस लिखा हुआ है ये फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पे जो पीएस लिखा हुआ है ये फोटो सिस्टम क्या है, 2 है बच्चा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो याद रखोगे कि जो जल का जो विखंडन होता है वो फोटो सिस्टम 2 में होता है, किस में होता है, फोटो सिस्टम 2 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पे C3 और C4 साइकिल को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे भी, ठीक ना, बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। आज तक जैक बोर्ड का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जो C3 और C4 से क्वेश्चन न पूछा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बोला कौन सा कथन सही नहीं है, बोला गया है कौन सा कथन क्या है, सही नहीं है। बोला गया है केल्विन चक्र को C3 के, ये बिल्कुल सही है। और हैच स्लैक चक्र को C4 के नाम जानते हैं, ये भी सही है। क्रांच शारीरिकी C4 का विशेषता, ये भी सही है। C4 पौधों में
ऑक्जेली एसिटिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है। यहाँ ध्यान दो, इधर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्जेलो एसिटिक जो एसिड दिया हुआ है ना, ये गलत है बच्चा। ठीक है, यहाँ पे होता है पीईपी। यहाँ पे क्या होता है? पीईपी होता है। शायद आपको पता होगा कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, पी पी। चलिए, तो यहाँ पे ना जो C4 पौधा में ये होता है, तो ये क्या होगा? ये कथन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब ध्यान दोगे, यहाँ पे हम ना कुछ समझाने के लिए शायद एक पेज छोड़े होंगे। यहाँ पे बिल्कुल देखो, यहाँ पे एक पेज छोड़े हैं। सबसे पहले आप समझो C4 पौधा के बारे में। C4 पौधा के बारे में आप समझो कि C4 पौधा होता क्या है। C4 पौधा के बारे में सबसे पहले बताया कौन थे, तो याद रखोगे। अभी कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि C4 पौधा में, C4 जो पौधा है इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा इसमें होता है मीसोफिल। क्या होता है बच्चा? मीसोफिल सेल आर प्रेजेंट। ठीक है, अब दूसरा क्या है याद रखोगे, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था, ये शायद आपको पता ही होगा कि हज और जो स्लैग थे, इनके बारे में बताए थे। ठीक है, फिर इसको हम लोग जो C4 पौधा को पता ही होगा एक चीज और, कि बीटा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब बीटा कार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है इसको। याद रखोगे, सबसे पहले 1965 में जो गन्ना के जो पौधा था, गन्ना का जो आपका प्लांट था, उसमें सबसे पहले क्या किया गया था? रिसर्च किया गया था बच्चा इसमें। ठीक है, रिसर्च किया गया था सबसे पहले। ठीक है, कभी पूछ देगा कि इसका उदाहरण बताइए, इसका उदाहरण बताइए, तो उदाहरण हो जाएगा आपका मक्का, जवार, ठीक है, बाजरा, ये सब उष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दो, इसका जो टेम्परेचर है वो भी हमसे बता दे रहे हैं। इसका जो टेम्परेचर है बच्चा, इसका अगर आपका से टेम्परेचर पूछ दे तो याद रखोगे इसका होता है 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इसमें जो जल की जो अवस्था है ना, वो जल बहुत क्या होती है? कम लगती है। किसमें? C4 प्लांट में। कोई दिक्कत? थोड़ा सा C3 के बारे में समझ लो। C4 हो गया। C4 के बारे में यहाँ पे बताना जरूरी था कि C4 से क्वेश्चन पूछता है। आपको C3 पौधा से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। जैसे C3 पौधा है, तो C3 पौधा का सबसे पहले अगर नाम है तो वो है केल्विन। जो केल्विन नामक जो वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताए थे। और फिर दूसरा क्या है, इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण अगर आपसे पूछ दे बच्चा, तो इसका याद रखोगे, जो चावल हो गया, गेहूं हो गया, फिर जो दलहनी जो पौधे होते हैं वो सब किस में आएंगे? सब C3 पौधे में आते हैं। ठीक है, इसको आपको पता ही होगा कि जो केल्विन साइकिल, केल्विन केल्विन चक्र के नाम से C3 पौधे को ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका टेम्परेचर इससे कम होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? लगभग में 10 से 15 डिग्री से। इसमें जो मात्रा होती है ना, किसका? पानी का, वो होती है ज्यादा। जो पानी की जो मात्रा होती है वो क्या होती है बच्चा? ज्यादा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, याद रखोगे जैसे मान लें कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, इस तरह से आपको पता होगा शायद कि ऑक्सीजन का जो संवहन होता है, ऑक्सीजन का जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो शायद इसको हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा बच्चा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर बोला गया है 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोला गया है कि एक सामान्य श्वसन के दौरान, एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसका शरीर के अंदर लिया गया या फिर शरीर के बाहर छोड़ा गया हो, ठीक है, वह क्या कहलाता है? तो ये आपको सबको पता होगा, इसको बोलते हैं टिंडल वॉल्यूम। और लगभग कितना होता है? ये होता है 500 ml। कितना? टिंडल वॉल्यूम कितना होता है जी? 500 ml होता है। ठीक है, चलिए 21 के बाद चलते हैं 22 में। बोला गया है कि लाल रक्त कण मतलब कि RBC, सिंपल ऐसे समझो, RBC को हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। और WBC को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट।
क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहाँ पे बोला गया कि आरबीसी बाय कन्वेज इज सेफ, बिल्कुल सही है। बोला गया कि इट इज एवरेज लाइफ ऑफ एज 120 दिन का, बिल्कुल सही है। बोला गया कि स्प्लीन इज नॉन एज, ये बिल्कुल मतलब कब्रगाह, जो कब्रगाह है वो आरबीसी में होता है। अब पलिहा को आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें ल्यूकोसाइट कहा जाता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, क्यों कौन सा कथन सही नहीं पूछा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि ध्यान दो आरबीसी को हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इरेथ्रोसाइट हो जाता, तब जाके हम लोग सही मानते। तो ये वाला कथन क्या था, गलत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस जो फ्लैटलेस होता है ये किससे संबंधित है। ध्यान दो, ये क्वेश्चन 100% जो बच्चा डीपली नहीं पढ़ा होगा वो गलती करेगा। याद रखोगे जो आर एच जो फैक्टर होता है, एक होता है माइनस, और यहाँ पे जो आर एच है वो क्या होता है, प्लस। ठीक ना, याद रखो ये एक होता है माता का और ये है आपका पिता का। याद रखो कि जो आर एच जो प्लस है, आर एच जो प्लस होता है जो पिता वाला, इसको हम लोग फीटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, फीटस भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 23 का देखिएगा, बोला गया है कि आर एच नेगेटिव माता का और आर एच पॉजिटिव क्या है, पिता का। यह देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ना, अब ध्यान दो। तो निम्न में से किससे संबंधित है, तो आर एच माइनस माता से, आर एच प्लस पिता से, या फिर आर एच माइनस नेगेटिव है पिता से, या फिर क्या है माता से। तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी गलत हो गया, फिर आपका माइनस वाला तो ये भी गलती हो गया, फिर आपका ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, क्योंकि आर एच माइनस होता है किसका, माइनस माता का, और प्लस होता है इसका। इसको फीटस भी कहीं भी अगर आपसे यहाँ पे पिता की जगह पे यहाँ पे अगर फीटस भी अगर लिख देना तो सही कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है ये कि बाइकप्सिड वॉल्यूम वेल्व इज फाउंड इन द प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ पे होता है। ध्यान दो, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आर्टरी है, ये वेन है, आर्टरी है, ये वेन इधर, ठीक ना, ये इधर का दयालीन बायानिलय, दयालीन बायानिलय इस तरह से होता है ना जी। याद रखोगे ये वाला जो अवस्था होती है ना, ये वाला यहाँ पे, यही वाला अवस्था को हम लोग बोलते हैं बाइकैप्सिड आर्टरी वेल बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, तो बाया अलिंद और दाया नीले के शायद बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का डेट, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक ना, 24 के बाद हम लोग आते हैं 25 में। 25 में बोला गया है कि वेसोप्रोसिन को इस नाम से भी जाना जाता है। तो शायद ये शायद को सबको पता होगा इसको किस नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए इमरजेंसी हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पीसीटी, अगला क्वेश्चन क्या है, पीसीटी। बोला गया क्वेश्चन नंबर 26 में कि पीसीटी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। तो बोला कि इट इज लाइन एंड सिंपल क्यूबिकल ब्रश बॉर्डेड सेल, ये सही है। बोला गया है कि इट कंटेन पोडोसाइट, इट कंटेन पोडोसाइट। उसके बाद बोला कि इट मेजर साइट द रिजॉर्वेशन ऑफ द सेलेक्टिव सिक्रेशन, मतलब कि यह पुनर्शोषण और श्रवण का मुख्य भाग है, यह क्वेश्चन बोल रहा है। तो याद रखो कि ये भी सही है, ये भी सही है। बोला गया है कि यहाँ पे पोडोसाइट, यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चा, इट कंटेन पोडोसाइट, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है 26 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि ऑर्गेन कोटी इज रिलेटेड, जो हम लोग सुनने का जो काम करते हैं ये किससे है, तो सबको पता होगा कि ये किससे है, एयर है, कान से रिलेटेड है। 27 के बाद चलते हैं 28 में। बोला गया नेत्र की सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, सबको पता होगा कि हम लोग इसे क्या कहते हैं, तो रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, रेटिना कहते हैं। बताओगे कि हमारे जो आंख में वो कौन सी लेंस होती है, तो पता होना चाहिए आपको, उत्तल लेंस होती है बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि शारीरिक तापमान को नियंत्रित करने वाला जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाइपोथैलेमस में होता है कि लिम्ब लोब में होता है कि सेरिबेलम में होता है, कहाँ पे होता है। आप जल्दी से ऑप्शन फटाफट यहाँ पे कमेंट में मैसेज भी कर दो, बता भी दो। तो याद रखोगे हमारा जो शरीर का जो तापमान है, जो शारीरिक जो टेम्परेचर है, उसको मैनेज कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, अगला बोला गया है निम्न में से कौन सा हार्मोन न्यूरोहाइपो टाइसिस हार्मोन के नाम से भी हम लोग द्वारा होता है, से पूछ रहा है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो याद रखोगे ऑक्सीटोसिन और वेस्पोरिन जो हार्मोन है ये किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आपातकालीन हार्मोन, शायद अभी जस्ट कुछ देर पहले ही पूछे थे आपसे क्वेश्चन नंबर ये कि बताओ कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। तो आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं किसको, एड्रेनलिन को बोलते हैं। किसे, एड्रेनलिन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। जो इंसुलिन का जो स्रावन होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, बताओगे कि जो अल्फा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका होती है, ये भी ग्लूकागोन होती है, क्या होती है, ग्लूकागोन के द्वारा होती है। और जो यहाँ पे बोला कि इंसुलिन का नहीं होती है बीटा कोशिका के द्वारा, किसके द्वारा होती है, बीटा कोशिका के द्वारा। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। याद रखोगे कि प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। बोला गया कि लीडिंग सेल, ये लीडिंग सेल किस में होती है, आपको पता होगा यह होती है टेस्टिस में। किस में होता है बच्चा, टेस्टिस में, ऑप्शन नंबर बी। 34 के बाद आता है किसमें, 35 में। 35 बोला है कि एंड्रोजन का एक उदाहरण है, एंड्रोजन का क्या है, एक उदाहरण है, तो कौन सा होगा, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जो नर में होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि फलों को पकाने के लिए, शायद ये सबको क्वेश्चन पता होगा कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन मदद करता है। 36 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इथिलीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला है पादपों में बुढ़ापे की आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पादपों में जो बुढ़ापे की आने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, याद रखोगे इसमें क्या बोलते हैं, सिनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेसिस बोलते हैं। ठीक है, बोला गया है कि शरीर के उत्सर्जित मूत्र तो जो औसतन होता है ना, वो कितनी मात्रा होती है, औसतन जो है वो कितनी मात्रा होती है, शायद आपको पता होगा ये 1.5 लीटर जो होता है वो पर डे होता है। ठीक है ना, प्रतिदिन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि निम्नलिखित में से जंतु समूह के चार कोशिकीय बताइए कौन होगा। इसका सभी होगा, क्योंकि मत्स्य में भी होता है, मछली में, पक्षी में भी होता है, और इसमें भी होता है, क्रोकोडाइल में भी होता है। वैसे क्रोकोडाइल यहाँ पे बायोलॉजी में ना एक्सेप्शन में आता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि लब डब की आवाज, शायद ये दिल धड़कने वाला आप लोग शायद सुने होंगे, लब डब का ना हमारा दिल धड़कता है। तो बोला गया है इसमें कि लब डब की आवाज का निर्माण कब होता है, मतलब कि जो हमारा जो हर्ट है वो जब बंद होता है, उसका जो वेल्व है वो बंद होता है या फिर खुलता है या फिर हृदय धड़कता है, तब होता है। कब होता है बताओ, याद रखो जो हमारा कपाट है, हमारा जो वेल्व है वो जब क्लोज होता है, ठीक ना, तो लब डब का आवाज आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, चलिए यही लब डब के साथ में आपका कल एग्जाम में भी आपका दिल का धड़कन लब डब होते रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप क्या है अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन ऑफलाइन में जो कराए हैं वो वाला क्वेश्चन, ठीक ना, अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाओगे बच्चा। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक है। ठीक ना, और हो सकता है कि अगर हमको कुछ थोड़ा बहुत क्लू मिला तो मॉर्निंग में भी आपको हम क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। और इकोनॉमिक्स का बच्चा, इकोनॉमिक्स का हम पेपर अपलोड कर चुके हैं, आज हम अपलोड कर दिए हैं इकोनॉमिक्स का जो पेपर है दिन में ही। तो आप जाके हमारे जो क्या बोलते हैं चैनल में, वो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, एक लिखा हुआ है उसमें कि 28 और 29 तारीख का जो इस तरह से कुछ करके लिखा होगा थंबनेल में, उसको जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी आज दिन में ही हम पूरा आज कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि आज हमको शाम में कुछ पार्टी वार्टी में जाना है। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट।